प्रतिदिन 2 ही प्रश्न पढ़ो, सिर्फ 2, उससे ज्यादा पढ़ो ही मत। 2 क्वेश्चन को आप 2 मिनट में पढ़ लेते हो तो बंद कर दो बुक, खेलो जिन भर खेलना है। हर किताब के सिर्फ 2 साइंस के, 2 हिस्ट्री के, 2 ज्योग्राफी के, 2 पॉलिटी के, 2 इंग्लिश हिंदी, 2 मैथ्स के, सिर्फ 2 ही करो, उससे ज्यादा करो ही मत। मैं बोलता हूं मत करो, सिर्फ 2 ही करो, 2 से ज्यादा करो ही मत। अगर 2 सेकंड में हो जाए आपका वो प्रश्न तैयार, बंद करके चले जाओ खेलने, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की फिर। पर याद रखना सिर्फ 2 ही प्रश्न। अगर आप आज से 2 ही प्रश्न रोज करते हो तो लास्ट तक हो जाएगा पेपर तुम्हारा, और आराम से आपका 90% आएगा, ये मेरी गारंटी है। ज्यादा नहीं पढ़ने बोलूंगा, सिर्फ 2 प्रश्न। पर एक कंडीशन है, रोज पढ़ना पड़ेगा। संडे बिंडे एक भी दिन अगर 2 क्वेश्चन छूटा तो वो छूटा ही रह जाएगा फिर। देखो आप दुनिया झूठ बोलोगे, अपने आप से नहीं बोलोगे। मेरे को पागल बनाओ जितना बनाना है, खुद को मत बनाओ पागल। ज्यादा मत पढ़ो, मैं तो बोलता भी नहीं, ज्यादा पढ़ने से आदमी पागल हो जाता है। मत पढ़ो ज्यादा। अब पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, एक हिसाब में स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अभी आपके पास 1 महीना है बेटा, अगर आप 2 प्रश्न 1 दिन में पढ़ते हो तो 30 दिन में 60 प्रश्न पढ़ोगे। रोज अगर पढ़ते हो 60 दिन में बोलो 120 क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में। हिस्ट्री में 120 क्वेश्चन होएगा, तुमको क्या लगता है? ज्योग्राफी में 120 क्वेश्चन होएगा? बोल दो होएगा तो मैं मान लूं। किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस में 120 क्वेश्चन नहीं होएगा पार्ट 1 में। 2 महीने की पढ़ाई है, जिंदगी भर लगा देते हो। लगाते हो कि नहीं? कितना बोल रहा हूं पढ़ने, सिर्फ 2 ही प्रश्न बोल रहा हूं पढ़ने। और उसको याद करो तो लिखो पहले, याद करने के बाद एक बार लिखो, उसके बाद जहां बुक है उससे मिलाओ, गलती कहां हुई है, मात्रा क्या गलती हुई है, सेंटेंस बनाने नहीं आ रहा हिंदी मीडियम वाले, मिलाओ उसको कहां गलती हो रही है। फिर ऐसा लाल पेन लो, ऐसा अंडरलाइन करो, उसको 2 सेकंड देखो, फिर एक लास्ट बार लिखो। पढ़ो तो पढ़ो, कम पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं स्वयं 1 प्रश्न ही पढ़ता हूं 1 दिन में, उससे ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, 1 ही प्रश्न पढ़ता हूं, पर ऐसा पढ़ूंगा दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आज आपने 2 प्रश्न पढ़ा, अगले दिन उस दूसरा 2 प्रश्न पढ़ने से पहले इस 2 प्रश्न को एक बार ऐसा नजर घुमा दो, पढ़ लो ध्यान से। बेटा आपकी रोज की पढ़ाई 2 घंटे से ज्यादा नहीं है, सब सब्जेक्ट का मिला के। मैथ्स भी अगर 2 सम कर रहे हो रोज का तो 120 पता नहीं कितना हो जाएगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा मैथ्स खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा तुमको। तुम्हारी पूरी पढ़ाई हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, एक भी प्रश्न छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। पढ़ना कितना है, सिर्फ 2 ही है, ठीक वो भी नहीं हो रहा है। सोच लो क्या किया तुमने अभी तक। तुमको 8 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो भी स्वाध्याय का, रिक्त स्थान भी स्वाध्याय का, क्वेश्चन भी स्वाध्याय का, तुम लोग बोर्ड क्या दोगे? बोलो बेटा, जब खाना सामने आता है थलिया उठा के मुंह में डाल लेते हो क्या सीधा? थोड़ा ही थोड़ा खाते हो ना निवाले से, तो वैसी पढ़ाई भी करो ना निवाले से, थोड़ा 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 थोड़ा। सिर्फ 2 ही प्रश्न पढ़ने बोल रहा हूं, सिर्फ 2 बोल रहा हूं हर सब्जेक्ट के। अरे 2 नहीं हो रहा, 1 पढ़ो, 1 प्रश्न पढ़ सकते हो एक सब्जेक्ट का, पर ऐसा पढ़ो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 30 दिन में 30, 60 दिन में 60, 90 दिन में 90 प्रश्न होएगा। एक सब 3 महीने में तुम्हारा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब खत्म। 1 तो पढ़ सकते हो, 1 पढ़ के लिख सकते हो कि नहीं रोज? जिसान 1 तो पढ़ सकते हो ना, कि 1 भी नहीं होएगा। अब 1 नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। जो होशियार लोग हैं वो सिर्फ 2 पढ़े, 3 कोई भी मत पढ़ो, ज्यादा हो जाएगा फिर उल्टी हो जाएगी। 3 मत पढ़ो, सिर्फ 2 ही पढ़ना है। 2 इतिहास के, 2 भूगोल के, 2 समाजशास्त्र, जो भी आएगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए बोल रहा हूं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। और इसका मतलब ये नहीं सब हो गया तो फिर छोड़ दो, फिर रिवीजन मारो। याद रखना, जब अगले दिन 2 शुरू करोगे उसके पहले पुराने वाले को एक बार देखना है, और हफ्ते में 1 दिन, संडे का दिन पूरा रिवीजन मारना है। अरे 2 घंटा पढ़ो, दिन भर खेलो,
दिमाग में टारगेट बना लो, 2 घंटा पढ़ना, मेरा वो 2 प्रश्न तैयार करना है कैसे भी करके। 1 घंटे में हो जाए नहीं दो, 10 मिनट में हो जाए, हो गया, चलो हो गया मेरा टारगेट का कंप्लीट। कोई जरूरत नहीं पढ़ने का, एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं है एक्स्ट्रा। इस समय आपको करिकुलर ज्यादा करके बाहर की चीजों पे फोकस किया जाता है, पढ़ाई भी करो। देखो बेटा, जो 90 लाता है वो जिंदगी में सफल नहीं होता, वो एकदम गुड़ गोबर होता है। गुड़ गोबर नहीं बनना है हमको, हमें सर्वगुण संपन्न बनना है। मेरे स्टूडेंट ऐसा गुड़ गोबर नहीं होने चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मुझे ना आए, ऐसा दिमाग बनाओ। सिर्फ 90% लाके कुछ नहीं होएगा। अब पढ़ना कितना है? 2 क्वेश्चन रोज का, हिसाब तुम ही लगाओ ना। अगर पढ़ लिए 2, 120 क्वेश्चन है तुम्हारे ज्योग्राफी में, गिन लेना एक दिन बैठ के। मैंने एक स्टूडेंट का लास्ट ईयर अभी इंग्लिश मीडियम वाली का 8 दिन में पूरी हिस्ट्री लर्न करवा दी उससे। 8 दिन में, 8 से 10 दिन लगा था उसको पूरी हिस्ट्री लर्न करने में। हिस्ट्री में 60 क्वेश्चन है सिर्फ। पर सोचो आप भी 9, बेटा आप लोग पूरा साल पढ़ते हो तो भी नहीं खत्म होता है पढ़ाई आपकी, होता है खत्म? सोच लो कितना बुद्धिमान हो। अरे बेटा अभी इतने में हो रहा है, तो जब 6 महीने में एक बुक खत्म करोगे तो क्या होगा हमारे समय पे जब आओगे? हमको हर 3 महीने पे बुक चेंज हो जाता है। 6 महीना नाम का है, 90 दिन के बाद पेपर होता है, नया बुक। हर 6 महीने पे नया बुक, हर 3 महीने पे। क्या करोगे तब? क्या करोगे? ढेर बोल रहा हूं पढ़ने। अरे जो कमजोर है 1 पढ़े, और जो थोड़ा होशियार है वो 2 पढ़े। 3 कोई मत पढ़ना, चाहे कितना भी होशियार रहे। तुम्हारा हो जाए तो बंद करके रख दो, खेलो जाके। हाँ, 2 हिस्ट्री के, 2 ज्योग्राफी के, 2 पॉलिटी के, 2 साइंस और साइंस 2 के, सिर्फ 2। अभी साइंस चालू है नहीं, फायदा है ना, इसीलिए बोल रहा ना, अभी 1 महीना तुम्हारे पास टाइम है। अरे नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, उसी को रिवीजन मारो, अगला चैप्टर रीड करो ना। अरे रीड पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नुकसान। तुम लोग इतना खराब दिए, अरे बाप रे, मैं बोला कहीं बाहर ओवर का दे दिया है क्या प्रश्न? वहां एक चैप्टर नहीं प्रिपेयर कर पाए, सब हल्के में लेके बैठे। और 90 लाना ऐसा हलवा नहीं हो बैनर लगाए। वो भी वही करती थी, ज्यादा नहीं पढ़ती थी, वो 1 ही 2 प्रश्न, पर जो पढ़ती थी एकदम अच्छे से पढ़ती थी। और सेंटेंस बनाना सीख लो, ठीक है ना? उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने का। और जब लिखते हो तो बोलो क्या लिख रहे हो। हिंदी मीडियम वाले सेंटेंस हिंदी में, इंग्लिश होता है ठीक समझ में आता है। अरे कुछ जब बनाते हो ना, एक बार रीड कर लिया करो क्या लिखे हो, और थोड़ा शुद्ध हिंदी लिखो, ठीक है? लिखने के समय शुद्ध हिंदी लिखा जाता है। जैसा बोलो करे तरह MC स्टैन मत बन जाओ इतिहास के पेपर में, नहीं तो चप्पल ही गिरेगा, फिर बढ़िया नंबर मिलेगा। कर लोगे अब की बार? फिर पेपर है संडे को। इस बार भूगोल का 1 चैप्टर और हिस्ट्री का 1 चैप्टर रहेगा। अरे अभी आज कौन सा वार है? सोमवार। 2 क्वेश्चन आज किए, 7 दिन में 7 दूनी 14 क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मिला के 14 क्वेश्चन होएगा, रहे नहीं है। अब सोच लो, तुम्ही को बताना है, बैल के सामने समझाया कि इंसान हो तुम लोग। मैं सबको नहीं बोल रहा सुधरने, यार सब सुधर जाओगे तो मैं फिर भगवान बन जाऊंगा। मत सुधरो सब, 8, 10, 15, आधे से ज्यादा लोग सुधर जाओ। आधे से ज्यादा लोग का 18 के ऊपर नंबर आना चाहिए। अरे 2 ही तो है, 6-7 क्वेश्चन हिस्ट्री में होगा, 4-5 क्वेश्चन ज्योग्राफी में। 2-2 भी पढ़ोगे हो गया खत्म। पर नहीं पढ़ोगे तुम, शनिवार पढ़ोगे, मालूम है मुझे। पढ़ोगे कि नहीं? सिर्फ कितना पढ़ना है? 2। उससे ज्यादा मत पढ़ो, सर ने बोला है बोलो मत पढ़ो, सिर्फ 2 ही पढ़ो। उतना पढ़ लिया ना, पर रोज पढ़ना है। एक बात याद रखना, रोज पढ़ना है, फिर नहीं समझाऊंगा। और अब की बार कम हुआ, इस बार तो छोड़ दिया, फिर देखना क्या करता हूं। फिर रोओगे तुम लोग, वो पिछली बैच के जैसा। वो लोग दोबारा फिर नहीं मिलेंगे मेरे से, फिर वो लोग पिछवा बोलेंगे अरे मारो सर, जिंदगी नरक कर दी। अब इस बार क्योंकि मैं पूरा सब्जेक्ट लिया हूं, तो अगर नंबर गिरा तो फिर लफड़ा हो जाएगा फिर, क्योंकि इसके पहले मैं कभी नहीं पढ़ाता था हिस्ट्री। हिस्ट्री दूसरे सर थे, सुरेश सर थे। पहली बार हिस्ट्री लिया हूं, तो नंबर नहीं कम होना चाहिए।
याद रखना, अच्छे से लिखो। इतना अच्छा शानदार ट्रिक बताओ, 2 ही क्वेश्चन रोज पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ना है नहीं। धीरे 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 पूरा हो जाएगा। अरे 2 घंटा 3 घंटा निकालो, बाद में दिना भर घूमो, तुम्हारे अंदर भी देखो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन ऐसा कर दिए ना, अपने आप मन लग जाएगा। फिर वो 2 घंटा नहीं पढ़ोगे ना, वो 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, तुमको तकलीफ होएगा। और तकलीफ होना चाहिए। एक भी दिन की अगर पढ़ाई छूटी ना तो अंदर तकलीफ होना चाहिए, तब समझ जाना अब तुम सफल होने वाले हो। मेरा वो एक प्रश्न नहीं होता था, बहुत गढ़ता था। हम लोग का एक प्रश्न 4 पेज 5 पेज 6 पेज का होता था। जब मैं इंग्लिश मीडियम में 12वीं में था बेटा, मेरा हिंदी में 70% आया है। 10वीं में, 12वीं में 81% आया है। हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम में लाया हूं मैं। एक प्रश्न को ना, एक एक पॉइंट को 10-10 बार लिखता था मैं, तब आया। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना आता है। नहीं तो कोई उठाए, कभी देखे हो कभी उठता है हिंदी मीडियम से? बताओ मेरे को। जितने 90 गए सब निचोड़ आएंगे, ऊपर नहीं उठेगा कोई। मेहनत करोगे तो होगा, हलवा हलवा नहीं होएगा। और अभी नहीं करोगे रोग है, मालूम है अभी नहीं दिमाग चलेगा तुम्हारा, मुझे मालूम है। यही तो समय है ना, समैया पे दिमागवा चल जाए तो काहे रोना पड़े आगे। सबका 90% ना आ जाए। बताओ कौन सा हार्ड है 90 लाना? हार्ड है नहीं। अभी 2-2 प्रश्न रोज पढ़ो। यही स्मार्ट लोग करते हैं। गधा मजूरी नहीं तुम्हारे जैसा, एक दिन पहले उठाए बस रात दिन एक कर दिए, पूरा एकदम परेशान हो गया। बेटा मेरा बहुत पढ़ लिया। अब तुम्हारा जिया जानता है कितना पढ़े हो। बहुत ज्यादा हार्ड है क्या? 2 ही प्रश्न बोल रहा हूं ना सिर्फ। अरे 2 हिस्ट्री के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ज्यादा से ज्यादा 10-12 क्वेश्चन रोज पढ़ना है आपको। पढ़ना भी है और लिखना भी बोल रहा हूं मैं। लिखने के बाद उसको गलती भी निकालना है, खुद के अंदर करेक्शन करो। एक टाइम ऐसा आएगा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में ये आया ये मुझे आता है और तुमने नहीं लिखा तो उधर ही जाओगे तुम। ये घमंड है। जो मुझे आता है उसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो। और एक बात याद रखना, कितना भी पढ़ लो हमेशा अधूरापन होना चाहिए। हुआ नहीं है, लगे कुछ तो छूटा है। अगर तुम्हारे दिल में आया नहीं सब हो गया तो खत्म, तुम फिर तब तुम गए। जैसा मेरे साथ 12वीं में हुआ था, मेरा सब प्रिपेयर हो गया है, क्योंकि कोई कंपटीशन में ही नहीं था मेरे को 12वीं में। एक जन थी, उसको ऐसा खा गया कि बेचारी उठने का नाम ही नहीं ले। उसको इतना वो डीमोटिवेट हो गई, एकदम खत्म हो गई बेचारी। एक बात याद रखना, आपका प्रतिद्वंदी भी होना बहुत जरूरी है। आप अगर हो तो आप अकेले आगे जाओगे तो फिर कुछ नहीं होएगा। कोई आपके आजू बाजू भी होना चाहिए, जिसको आप एक बार तुमको हराएगा दूसरी बार तुमको हारना चाहिए, तब उससे इंक्रीमेंट होता है। और अगर मैं ही हमेशा जीतूंगा तो बताओ कितना आगे जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ही जीतने वाला। मेरी सोच भी छोटी हो जाएगी। तो बेटा प्लीज, संडे को टेस्ट है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का पहला चैप्टर रहेगा। और कितना? 2 ही 2 क्वेश्चन लर्न करना है, उससे ज्यादा मत पढ़ना। आज ही से स्टार्ट कर दो, मुझे लगता है आपका शुक्रवार तक खत्म हो जाएगा। फिर रिवीजन मान लो लिख के, इस बार गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है ना अनुज? कितने मार्क्स का होगा सर? 20 नंबर का। दोनों मिला के एक ही पेपर में दोनों रहेगा। ठीक है, ये मत सोचो ये वाला आता नहीं, ये भी आता है 2 नंबर के लिए, आता है इस चैप्टर से भी। तो कर लोगे ना? हाँ, इस बार कर लेना, संडे को टेस्ट है। अब ध्यान देते हैं। तो अभी तक आपने क्षेत्र अध्ययन पढ़ा था। बहुत सारे ट्यूशन में बेटा ये चैप्टर पढ़ाया नहीं जाता, पर देखो इस चैप्टर में कितना सारा नॉलेज था। जब आपने शुरू किया तो ज्वालामुखी के बारे में बताया था मैंने, घाटियों के बारे में बताया था, और पहाड़ के बारे में बताया, पर्वत के बारे में बताया, जंगल क्या होते, वन क्या होते, यही सब हमने पढ़ा था। बेटा ये सब चीजें आप जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें क्या है, मिक्स्ड है, और बाकी सारे चैप्टर्स में अलग अलग सबका एक एक चैप्टर है। तो आपने अगर ये समझ लिया तो आगे का सब हो जाएगा। तो हम लोग कहां पर थे? उर्मी के पास। किसके पास? उर्मी के पास। हम उन्हें आसपास की फसलों, मृदा के प्रकार, फलों एवं अन्य नगदी फसलों के बारे में प्रश्न पूछेंगे। देखो बेटा मैंने फसल बोला था, फसल 3 प्रकार की मुख्यतः होती है। कितने प्रकार की? 3। जो मैं बोलता हूं ना लिखा करो उससे। मुख्यतः फसलें 3 प्रकार की होती हैं। पहले होती है निर्वहन। निर्वहन फसल मतलब कृषि, निर्वहन कृषि होती है। उसके बाद नगदी,
नगदी और उसके बाद झूम। निर्वहन, नगदी और झूम। झूम बोलो या स्थलांतरित कृषि बोलो, दोनों एक ही है। तो जो निर्वहन होती है वह कृषि कौन सा कृषि होता है? जिसमें किसान फसल को उगाता है और खुद ही खा लेता है, उसे कहते हैं कौन सा? निर्वहन। निर्वहन मतलब अपना जीवन निर्वहन करता है। जब बोलता हूं आगे देखो, निर्वहन के बाद आता है आपका व्यापारिक कृषि। इस कृषि के अंतर्गत किसान वही फसल उगाता है जिसे उसे बेचना है, जैसे तंबाकू, गन्ना, केला, ये सब कौन सी खेती में आता है? व्यापारिक। अब आता है बेटा झूम या स्थलांतरित कृषि। यह ज्यादा करके आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब किसी जमीन की उपजाऊ खत्म हो जाती है, शक्तियां खत्म हो जाती है, तो जो आदिवासी लोग दूसरे जगह पे जाते हैं, फिर दूसरे जगह घर बसाएंगे, दूसरे जगह खेती करेंगे। ऐसी कृषि को क्या कहते हैं? झूम खेती। इस प्रकार से हमने 3 कृषि देखा था। अब यहां पर क्या बोला है? मृदा के प्रकार। बेटा भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मुख्यतः कितने प्रकार की? 4 या 5, जितने जो अभी बताता हूं आप गिनो। सबसे पहला आता है जलोढ़ मिट्टी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद आता है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। उसके बाद आता है लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटराइट। उसके बाद आता है लाल मिट्टी। कौन सी? लाल। फिर आता है आपका रेतीली वाली। कौन सा? रेतीली। ये 5 प्रकार की मिट्टियां भारत में मुख्यतः वैसे तो पता नहीं कितना है, पर मुख्यतः अगर कोई है तो वो 5। तो सबसे ज्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो कौन सी मिट्टी थी? जलोढ़। सर ये जलोढ़ मिट्टी होता क्या? नदियों के द्वारा जब अवसाद बहाकर लाए जाते हैं। अवसाद क्या होता है? अवसाद मतलब जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो उस अपने साथ बहुत सारे कचरा, कूड़ा, पेड़, सड़े हुए जानवर, दुनिया भर का खरपतवार लेके बहाकर लाती है, जिसे भूगोल में अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। उसके निक्षेपण से, उसके विसर्जन के द्वारा जिस मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़। जो कि गंगा के मैदानी प्रदेश में बहुत पाया जाता है। यूपी बिहार वाला इलाका जो है अपना मैदानी प्रदेश आप पढ़ने वाले हो। 3rd लेसन में बताऊंगा मैदानी प्रदेश कौन सा है, भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस तरीके से वो जलोढ़ मिट्टी है। फिर दूसरी सबसे ज्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वो लाल मिट्टी है। दुनिया में सबसे ज्यादा, सॉरी भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो दूसरी लाल। देखे रहोगे पेड़ों के लिए उगाने के लिए ज्यादा करके लाल मिट्टी का उपयोग होता है। फिर आती है काली मिट्टी जो चावल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और जलोढ़ मिट्टी गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए यूपी बिहार में बहुत गेहूं होता है। फिर लेटराइट वगैरह जो होता है जिसमें काजू उजू का खेती बहुत होता है, कर्नाटक वगैरह में पाया जाता है। और रेतीली आपको मालूम है कहां है, समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। बेटा अगर आप भूगोल लिखने के टाइम मिट्टी के जगह पे मृदा लिखोगे ना तो टीचर ज्यादा प्रभावित होगा। मृदा मतलब मिट्टी। आगे देखते फलों एवं अन्य नगदी फसलों के बारे में प्रश्न पूछेंगे। नगदी बोलना मतलब व्यापारिक फसलें, हाँ उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नगदी फसलें वो फसलें जिसके द्वारा तुरंत पैसा मिल जाए। किसी को कुछ डाउट है बेटा? साथ ही आसपास में वसूल किए जाने वाला राजस्व, राजस्व मतलब कर, क्या होता है? कर। कर मालूम है, बदले में इंटरेस्ट जो लेती है ना वो। सिंचित क्षेत्र, सिंचित मतलब सिंचाई वाला, सिंचाई सबको मालूम है ना? इंग्लिश मीडियम वाले को सिंचाई भी नहीं मालूम, बोलेंगे ये क्या है, बोला पता नहीं क्या है, क्या मालूम, कुछ तो पानी होता है खेत में। बोला खेत में कैसे पानी जाता है, बोलते पता नहीं। बताओ अंग्रेज की औलाद हो गए हैं सब। सही बोल रहा हूं, उनको इरिगेशन समझा नहीं समझ में, सिंचाई। फिर उनको फोटो दिखाया सिंचाई का, बताओ क्या मतलब, भारत में रह के सिंचाई नहीं मालूम। अपवाद क्षेत्र कार्यक्रम एवं ग्रामीण क्षेत्र के अन्य व्यवसायों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अपवाद क्षेत्र आप भी 3rd लेसन में पढ़ोगे। अपवाद मतलब किसी नदी का कितना इलाका है। भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर की है। कितना? 2525। भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद दूसरी सबसे लंबी नदी आती है गोदावरी,
जो कि दक्षिण भारत में पाई जाती है, जिसे हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसके बारे अपवाद तंत्र भी हम पढ़ने वाले हैं। ब्राजील का भी पढ़ेंगे। ब्राजील में सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन नदी, बहुत बड़ी, उसका तो हिसाब ही किताब नहीं है। जब पढ़ेंगे अपवाद तंत्र, कितने इलाकों में क्या उसका क्या है, पानी कितना है, कैसे, समझ में आ रहा है? तो वो आगे देखते हैं। दोपहर में अलीबाग पहुंचते ही सभी पटवारी कार्यालय गए। वहां उन्होंने उपरोक्त मुद्दों पर जानकारी हासिल की। जितने लोग थे सब गए, अपना कार्यालय वगैरह किए और जो भी उनको जानकारी चाहिए थी वो लोग उन्होंने ले लिया। अध्यापिका, देखो, भोजन के बाद हम सागरी तट पर जाएंगे। ये जो आपका ये चैप्टर मैंने भी, मेरे 2-3 दोस्त टीचर है, वो लोग नहीं पढ़ाते हैं और किसी क्लास में कोई जरूरत नहीं, मैं उनको बताने की भी कोशिश नहीं किया क्या जरूरत है, उनको ये बोरिंग लगता है। पर इन्हें ये नहीं मालूम ये पूरे भूगोल का मिक्सचर है। देख लो फिर, अब यहां पर आ गया सागरी तट, आएगा, मैं आपको खुद याद दिलाऊंगा। बोलते भारत भोजन के बाद हम सागरी तट जाएंगे, ऐसा उनकी मैडम जी ने बोला। क्या बोला? सागरी तट घूमेंगे। भारत में भी सागरी तट है। भारत में द्वीपों सहित सागर तट की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। द्वीपों सहित, कौन सा सहित? 7,516 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार भी है और लक्षद्वीप है। ध्यान देना, मैंने बोला है भारत में द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। द्वीपों सहित बोला हूं, याद रखना। और भारत की जो मुख्य तट रेखा जो है, द्वीप नहीं जिसमें होता है, वो 6100 किलोमीटर है, जिसमें द्वीप नहीं आता है। मुख्य वाला भूमि जिसमें 8 राज्य आते हैं, 8 या 9, ठीक है? कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना? द्वीपों सहित कितना है? 7,516 किलोमीटर। ये आपका अपवाद तंत्र, ये भी आपके तीसरे चैप्टर में आने वाला है। ये आपके सागर तट का है। आपसे कितने विद्यार्थी आज पहली बार प्रत्यक्ष रूप से सागर देखेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। सागर तो पता ही है, समुद्र। हमारे पास 2 सागर हैं तो एक महासागर है। 2 सागर नहीं बोल सकते, एक को खाड़ी बोलते हैं, है समुद्र है, समझो। नाम रख दिए खाड़ी तो खाड़ी नहीं हो गया, पर है सब लोग समुद्र। एक आपका अरब सागर है, कौन से साइड में बेटा? पश्चिम साइड। यहां पर क्या है? बंगाल की। दक्षिण साइड क्या है बेटा? बेटा सागर और महासागर में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो हमारे पास एक अरब सागर है तो दूसरा बंगाल की खाड़ी और तीसरे साइड में, ऐसे वाले इलाके को हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके तीनों तरफ सागर हो, जिस जमीन के तीनों तरफ 3 प्रकार के सागर हो, उस इलाके को हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत का ये इलाका जो है, यहां कौन सा सागर है बेटा? यहां कौन सा है? हिंद महासागर है। और यहां क्या है? इस भारत के इस इलाके को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। आएगा, ये भी आएगा आपके तीसरे लेसन में, पर अभी से थोड़ा थोड़ा समझ लो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। जब आएगा तो अच्छे से बताया जाएगा इसके बारे में। बहुत सारी चीजें हैं वो तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। याद रखना 10वीं का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तीसरा है, उसका एक एक लाइन आपको याद होना चाहिए। आएंगे तीसरे चैप्टर पे। आगे देखते हैं। अब अबीरा क्या बोलता है? मैं तो अभी से सागर के रोमहर्षक दृश्यों की कल्पना कर रही हूं। रोमहर्षक, रोम मतलब अपना रोम, हर्षक मतलब एकदम जो हमारे शरीर को हर्ष प्रदान दे, खुशी प्रदान दे। ऐसे दृश्यों को अभी से वो कल्पना कर रही है, सोच रही है। मैं बोला ना, अगर कोई शब्द ना समझ में आए तो तोड़ दो। रोम मतलब मालूम है ना, रोम ठंडी लगने के बाद कैसा होता है, गूज़बम्स आते हैं ना पूरा। हर्षक मतलब जो खुशी दे। समुद्र के पास जाओ, देखो अपने आप चेहरे पे हंसी आ जाती है, अपने आप। थोड़ा हिमालय वगैरह, थोड़ा बर्फ और जहां गिरे, कितना भी रोता गाता रहे, अगर एक बर्फ फटाफट पूरा चारों तरफ से बर्फ गिरे, देखो अपने आप खुशी आ जाएगी। तो ऐसे शब्द को रोमहर्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोमहर्षक।
वह कैसा होगा या क्या होगा, या फिर सिर्फ पानी ही होगा। उसे यह सोच रहा है वो क्या है, कैसा है। अब जिंदगी में पहली बार अगर कोई समुद्र देखा हो तो उसका ऐसे होने वाला है, पानी है कि क्या है, बर्फ वरफ होगा, वही सब वो सोच रही है। अब देखो अध्यापिका मैडम जी क्या बोलती है, मैडम जी सच कहा अबीरा, हम तट पर जाएंगे। तट क्या होता है, जिसकी ऊंचाई 0 सेंटीमीटर 0 मीटर हो, 0, उसे कहते हैं तट। समझ में आ रहा है, जो 0 एकदम 0 होता है। इसीलिए समुद्र तट से ऊंचाई, बहुत प्लेटफॉर्म पे जाओगे देखो जो पीला कलर का बड़ा सा बैनर होता है ना, वहां देखो लिखा रहेगा 1520 समुद्र तट लिखा रहता है। कभी ध्यान दो, समुद्र सतह से ऊंचाई 1520 मीटर है, किलोमीटर है, जो भी हो देखना जाके, कभी देखना यहाँ अंबरनाथ में जाके, जहां पीला बोर्ड हो, वो बड़का वाला जो बोर्ड रहता है एकदम बड़ा सा पीला कलर का, उधर लिखा रहेगा समुद्र सतह से ऊंचाई इतना किलोमीटर है, इतना मीटर है। किलोमीटर तो नहीं होगा, मीटर ही होता है। वहां जाने पर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी स्पष्ट सूचना सभी को पहले ही दे जा चुकी है। बोलते समुद्र में जाने के बाद आजा लहर, टाइटैनिक वाला पोज नहीं देना है ऐसा। आज जो टाइटैनिक वाला पोज दिया तो समुद्र भी अपनी बाहों में ले लेता, आजा बेटा। और कुछ सोचते हैं कि बाहर ऐसा फेंक देगा, बाहर नहीं फेंकेगा। अगर वो फेंका तो कपार फूटा, ऐसा आएगा कपार भिड़ेगा, उसको तो मालूम नहीं है कि मेरा लाडला है, ले लेगा तुमको। नहीं तो टाइटैनिक वाला पोज देने लगते हैं, हर साल कुछ ना कुछ मरते रहते हैं। यहां भी हम किला देखेंगे, समुद्र के अंदर भी किला होता है। क्या होता है कि 3 किला देखा, एक जमीन पे देखा तो दूसरा अब कहां देखेंगे, उसका नाम कुलाबा का किला या उसे अलीबाग का किला भी कहते हैं। यहाँ ये अलीबाग वाले में गया हूं, घूमने गया था, समुद्र के अंदर है, मस्त में लेके जाते घुमाते हैं चारों तरफ। ऐसे समय पर हमें ज्वार भाटे का समय ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यह किला तट से कुछ दूर पर सागर में है। ज्वार भाटा जो लहरें उठती हैं और वापस चली जाती है उसे ज्वार भाटा कहते हैं। बार बार जो लहर आती है ना, आती है तो ज्वार, आ रही है तो जा रही है तो। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी ध्यान देना, जब आप समुद्र तट के इलाके में जाते हो, जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे पानी चढ़ते जाता है, और जैसे जैसे दिन होता है वैसे वैसे पानी, ऐसा क्यों? याद रखना, पृथ्वी और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटा अत्यधिक मात्रा में आता है। जैसे ही अभी तक दिन में तो चंद्रमा का प्रभाव रहेगा नहीं, तो जैसे जैसे रात आता है गुरुत्वाकर्षण और बढ़ जाता है तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है। इसीलिए कभी भी तट में रात में जाने की बहुत मनाही रहती है। तो समझ में आया ज्वार भाटा क्या है? पानी का उठना और चढ़ना, सॉरी, पानी का उठना और गिरना ही ज्वार भाटा है। इंग्लिश में इसे टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइड। इस तरीके की, अरे वो टाइड नहीं, कपड़ा मार दो साफ हो जाए। 9वीं कक्षा में हमने सागरी लहरों के कार्यों का अध्ययन किया। पढ़ा है बेटा आपने? 5 एजेंट के बारे में पढ़ा था, हवा के बारे में पढ़ा था, बर्फ के बारे में पढ़ा था, याद है? नदी के बारे में पढ़ा था, भूमिजल के बारे में पढ़ा था कि नहीं? तो वही है ये। लहरों के द्वारा बनी हुई कुछ भू आकृतियां हम स्थान पर देखेंगे। उधर भी देखा था आपने, भू आकृति भी देखा था। देखो जो एजेंट है, इनके द्वारा 2 चीजें बनती हैं। एक उखाड़ फुकाड़ देंगे तो आकृति बनेगा, एक जमा कर देंगे तो आकृति बनेगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, देखो कौन सा बोलता है। सभी विद्यार्थी बोले एक स्वर में, पुलिन, सागरीय गुफा, तरंग घर्षित मंच, बालुका भित्ति, यह सागर के द्वारा बनाए गए आकृति है। 9वीं का बुक उठाइएगा, वो कौन सा लेसन है? वो 5वां या 6वां जो भी लेसन, उसे जाके अध्ययन करिए। आज जाके उसको थोड़ा रीड कर लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, यार्डैंग वगैरह बनता है, वो आपका मशरूम रॉक बन जाता है, मशरूम के जैसा दिखता था। बचखान बरखान बन जाता है, बहुत सारा है। हमको भी बेटा, हम एमए इन ज्योग्राफी कर रहे हैं, हमारे सब्जेक्ट है, अभी मैंने उसका एग्जाम दिया है। हाँ, जियोमॉर्फोलॉजी जब पढ़ा उसमें एजेंट के बारे में, हमको 5 एजेंट के बारे में डीप में था एकदम। अभी तुमने जो ज्वालामुखी पढ़ा वो भी हमने पढ़ा है 9वीं में। हमको एमए इन ज्योग्राफी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे हैं। सोच लो, अभी जो आप पढ़ोगे वो भी पढ़ेंगे। सब कुछ यही रहता है, अच्छे से पढ़ोगे तो सब आसान है। मैं आप लोग को पढ़ाया तब मुझे समझ में आने, मुझे भी नहीं मालूम था कुछ।
अब अच्छे समझ में आया, ये चीजें हैं। फिर आपको बताता हूं बेटा, जो आप पढ़ते हो 9वीं में वही चीजें मैं 12वीं में भी पढ़ाता हूं। बाजू में 12वीं में पॉलिटी जो पढ़ते हो तुम्हारे 9वीं का पॉलिटिक्स 12वीं में पढ़ाया जाता है, और तुम्हारा 9वीं का भूगोल 16वीं में पढ़ाया जाता है। सोच लो, वही है, बस ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। आगे ध्यान दो, अध्यापिका क्या बोलती है, अरे वाह बहुत कुछ याद है तुम्हें। मैडम भी खुश हो गई, लगा पढ़ाई लिखाई धन्य हो गया भगवान। मैडम जी भी बोल रही है, अरे लो सब याद है लग रहा है बच्चे लोगों को। सभी ने सागरी तट और किला देखा, कुछ विद्यार्थी ने घोड़ा गाड़ी का आनंद उठाया तो कुछ घुड़सवारी की। घोड़ा गाड़ी वगैरह में भी बैठा हूं, मेरे दोस्त की शादी थी तो बिठा दिया था मेरे को घोड़ा पे, बहुत तेज, ऐसा दोनों टंगवा उठा लेता था, बहुत डर लगता था भाई। उसमें कुछ पकड़ने करने दिया, उसका बाले पकड़े खींचना है, और थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हुआ तो नीचे हम लोग। अब बहुत ऊंचे ऊंचे होते बाबा, मेरे हाइट से भी ऊंचे ऊंचे घोड़े। ये क्या हो गया? अरे भगवान, सर माइक पे ऐसा सीधा करके थोड़ा टेढ़ा तो अब देखो नेहा ने क्या बोला, मैडम जी पहले देखे हुए दोनों किलो से यह किला अलग है। इसको ही मालूम पड़ गया, होशियार लड़की। अभी तुमको मैंने बोला, आपने पहला किला कहां देखा था? जमीन पे। दूसरा किला कहां देखा? पहाड़ पर। अब तीसरा कहां देख रहे हो? समंदर में देख रहे हो या पानी में देख रहे हो? अध्यापिका, मैडम जी सही कहा नेहा, क्या तुम यह अंतर बता सकती हो? हाँ मैडम मैं अंतर बता सकती हूँ, एक समुंदर में था, नहीं एक जमीन पर था तो एक पहाड़े पे था, अभी समुंदर में आ गया, तीनों जगह आ गया, बस आसमान में अटकाना जरूरी है, एक ही जगह बाकी है। नेहा बोलती है, हाँ मैडम यह किला जल में स्थित, अन्य 2 किले भूमि पर थे। अन्य 2 किले पहाड़ भी भूमि है ना, वो दोनों जमीन पर थे, तो ये अभी कहां बन गया? पानी में। अध्यापिका, यह किला तरंग घर्षित मंच पर बनाया गया है। तरंग घर्षित मंच मतलब क्या होता है कि पहले पहाड़ था पानी के समंदर के बीच में, लहर आके टकरा टकरा के टकरा टकरा के टकरा टकरा के तोड़ ताड़ के इधर फ्लैट बना दिया, एकदम एकदम जमीन ये हट गया, ये भाग ही हट गया, ऐसा हो गया बेचारा। ये हट के कैसा हो गया? ऐसा। क्यों नहीं होगा बेटा? होएगा सब। अरे बार बार लहरवा टकराएगी तो क्या वो कांच का थोड़ी बना कि पहिया स्लिप होकर के इधर उधर हो जाएगा, वो तोड़ेगा। तोड़ दिया तो अब ऐसे इलाकों पर फिर हमने क्या बना दिया? किला। तरंग घर्षित इलाका है ये, समझ में आ रहा है? पढ़ो 9वीं में जाके वो छठवां लेसन पढ़ना, समझ में आ रहा है? अरे जब वो बाबू लोग नहीं बोलते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होती सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर होत निशान। बेटा पत्थर पर रसरी, अगर रस्सी को भी बार बार रगड़ोगे ना तो पत्थर पे निशान आ जाएगा। ये तो समुद्र की लहर है, कितना तेजी से आ रहा कुछ भरोसा नहीं है। तो तोड़ तोड़ के क्या करता है? ऐसा इलाका बना देता है, और राजा महाराजा लोग जाके फिर यहां क्या बना लेते हैं? किला। समझ में आया? पानी से घिरे होने के कारण ऐसे किलों को जलदुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग है ये? जलदुर्ग। क्लियर है ये? किसी को कुछ डाउट है? पहले सागरी तटों की रक्षा के लिए ऐसे किलों का निर्माण किया जाता था। पश्चिम तट में ऐसे किले हैं। बोलते हैं कि समुद्र के वाले इलाकों में थोड़ा नजर रखने के लिए, नहीं तो बहुत सारे दुश्मन लोग पनिया के अंदर वहां से आ जाते हैं, तो ऐसे दुश्मन से बचने के लिए इस जलदुर्ग का निर्माण किया जाता था। इसमें किसी को डाउट है? बेटा आज भी तो है, नेवी हमेशा तैनात रहती है। अरे बाबा हवा से तो आ ही रहे हैं, जमीनों से आ रहे, जंगलों से आ रहे, पनियों में से आ जाते हैं। तो नेवी का सबसे ज्यादा खतरा पानी से ही होता है। अभी बीच में 26/11 पनिये में से आए थे, उड़ा दिए ताज होटल को, पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज में आग लगा दिए थे, समझो एकदम। 4 लोग मिलके पता नहीं कितने को मार दिए। इसीलिए अब नेवी बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई है, चारों तरफ नेवी रहती है हमारी, हरदम पानी में हमेशा राउंड अप लगा रहेगा, कोई है कि नहीं, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, किधर आ रहा है, तुरंत। अगर सबको मार देंगे गोली तुरंत, उनको कुछ अलाउड नहीं रहता है, कुछ टेंशन नहीं है। पता कैसे चलेगा? अभी तो समुद्र में अंदर। अरे हमको, अरे इंडिया वाले शरीफ आदमी 12 बजे रहती है, हम कहा जाएगा समुद्र में? बताओ, समुद्र में क्या जरूरत है उसको 12 बजे रात को घूमने का? ठोक देंगे, तुरंत मार देंगे। फिर जाओ घूमो, तब बढ़िया से एकदम आराम से घूमो। तो चारों तरफ नेवी तैनात है बेटा। नेवी वहीं आता है जहां पानी है। मैंने नेवी का ट्रेनिंग लिया है, गया है शिप पे, विजिटिंग लिया हूं।
पनडुब्बी में नहीं गया हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं तो बोलोगे अरे बाबा उसमें बैठने के लिए हमने सिर्फ विजिट किया था तब मालूम पड़ा था। नेहा देखो क्या बोलती है, नेहा जी क्या बोलते हैं, हाँ मैंने इसके पहले जंजीरा सिंदूर के नाम सुना। जंजीरा पढ़ा रहेगा 8वीं लेसन में, छत्रपति शिवाजी महाराज का किला था जंजीरा पर। तो इस तरीके से इन्होंने सिंदूर को ये नाम भी सुने। ये 2 किले हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। अध्यापिका बोलती है अच्छा एकत्रित हुई जानकारी के आधार पर यह बताइए कि यहाँ कौन से व्यवसाय किए जाते हैं। बोलते आपको क्या लगता है समुद्र में कौन सा व्यवसाय होगा? मछली पालन। मछली पालन ही होगा ना, इंसान पालन तो नहीं होगा ना। केकड़ा विकड़ा जो भी मिलेगा, झींगा विंगा सब मिलेगा। बेटा इसके लिए क्रांति चलाई जाती है। एक होती है नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। जो बोलते हैं नीली क्रांति मछलियों के लिए चलाया गया था, नीली क्रांति। आता है गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति। जो झींगे के लिए चलाया गया था। किसके लिए? झींगे के लिए। कृष्ण क्रांति। कौन सा? जो पेट्रोलियम के लिए है। इस तरीके से बहुत सारे, सफेद क्रांति, श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन के लिए, ये सब क्रांति चलाई गई थी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे उस पदार्थ में उत्पादन बढ़ाना है। ये बोलते हैं हरित क्रांति मालूम है? खेती के लिए कम जगह पर अधिक से अधिक उत्पादन करने को ही क्या कहते हैं? हरित क्रांति। नए नए औजारों का इस्तेमाल कर करके हमने उसको क्या किया और आगे बढ़ाया। हाँ बोलो क्या हुआ? धवल क्रांति। दूध को धवल बोलो, श्वेत बोलो, सब वही है। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन अगर कहीं होता है तो वो भारत में होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा। मैडम जी, राहुल जी क्या बोलते हैं? मैडम यहाँ मछली पकड़ना एवं कृषि की जाती है, हमको सिखा रहे। देखो बेटा मछली भी 2 प्रकार की होती है। लो हाँ, एक खारे पानी में और एक मीठे पानी में। खारा पानी मतलब समंदर में होगा, मीठे पानी मतलब। अध्यापिका बोलती सही कहा राहुल, ये व्यवसाय किस प्रकार के हैं? बेटा आपको क्या लगता है मछली पालन 3 कृषि का व्यवसाय बताया था मैंने आपको, तीनों में से कौन सा है ये? अरे मैंने बोला था एक निर्वहन था, एक व्यापारिक था और एक झूम था। अब बताओ तीनों में से कौन सा है? व्यापारिक। अरे मछली पालन करके घर में कोई तिजोरी में रखे पूरा मार के खा जाएगा? उसको बेचना तो पड़ेगा। तो ये लोग, ऐसे लोग को कोहली कहते थे। किंग कोहली नहीं, कोहली। बहुत अमीर होते हैं, मछली बेचते हैं, बहुत अमीर होते हैं। बेटा मछली का व्यवसाय अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं होगा। अरे समंदर में कहां खत्म होएगा? आगे ध्यान दो। मीना मैडम ये प्राथमिक व्यवसाय है। अच्छा ये व्यवसाय कितने प्रकार का होता है बेटा? आपके लिए 3, मेरे लिए 5। हम लोग जिस स्टैंडर्ड में हमको 5 पढ़ाया जाता है, पर आपके लिए 3। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में वह आता है जो कृषि पर निर्भर करता है। कृषि पर कृषि पर जो भी व्यवसाय निर्भर होता है, ऐसे व्यवसाय को क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय। अब बेटा इसमें देखो मछली पालन भी होगा, इसमें जंगल में शिकार भी होगा, पशुपालन भी होगा और खेती भी होगा। ये सब व्यवसाय किसमें आता है? दूसरा आता है द्वितीयक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तुओं को जब उसे ट्रांसफर किया जाता है कंपनी में आके, फैक्ट्री में आके, उस व्यवसाय को हम कौन सा व्यवसाय कहते हैं? द्वितीयक व्यवसाय। जितनी भी फैक्ट्रियां होती है वो कौन से व्यवसाय में आती है? द्वितीयक व्यवसाय। अब आता है तीसरा, जिसे हम तृतीयक व्यवसाय कहते हैं, जिसके अंतर्गत व्यापार आता है, पर्यटन आता है, सेवाएं आती हैं। ये सब किसके आता है? तृतीयक व्यवसाय। तो तीनों व्यवसाय समझ में आया? किसी को कुछ डाउट? याद रखना। अध्यापिका सही कहा, प्रारंभ में मछली पकड़ने का व्यवसाय होता था, फिर यहाँ खेती भी होने लगी, किंतु तट से दूर। बेटा खारे पानी में कौन सा खेती होगा? थोड़ा दूरी से किया जाता। तट के पास किनारों के घरों में नारियल और सुपारी, कटहल, केले, कुछ मसालों की खेती, यह बागायती कृषि है। बागायती, हाँ ऐसी खेती होती है। देखो क्या होता है, ज्यादा करके आप देखोगे जहां समंदर उमंदर होता है वहां ज्यादा करके नारियल का ही पेड़ दिखता है, क्योंकि ये सब पेड़ थोड़ा खारे पानी में भी हो जाते हैं। उसके बाद सभी ने सागरी तट के रेत में मौज मस्ती की, सूर्यास्त का विहंगम दृश्य कैमरे में कैद किया। विहंगम मतलब
अनमोल एकदम सूर्यास्त जब होता है, समंदर के पास का वो जो नजारा होता है बहुत मनमोहक होता है, तो उन्होंने कैमरे में उसे कैद कर लिया, फोटो में खींच लिया। सूर्यास्त के बाद सभी विश्राम स्थल लौटे, क्षेत्र अध्ययन के वृत्तांत लेखन हेतु उपयुक्त मुद्दों पर चर्चा की, टिप्पणियां तैयार की, रात का भोजन खत्म। इस तरीके से उन्होंने पूरे अपना क्षेत्र अध्ययन के बारे में किया। बेटा ये चैप्टर समझ में आया? आपको क्या लगता है ये बोरिंग था चैप्टर? पूरे बुक का क्या था? ये मिक्सचर था। अब आप एक एक चीज के बारे में धीरे धीरे पढ़ते जाओगे।